हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में। सबसे पहले हम इसका कोज डिस्कस करते हैं, यानी कि जो डायरिया होता है जिसको हम लूज मोशन भी बोलते हैं, उसका क्या कारण है, किन किन कारणों से डायरिया होता है। तो देखिए, वायरस की वजह से डायरिया हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, किसी व्यक्ति ने एंटीबायोटिक ली है तो उस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट डायरिया हो सकता है। ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर किसी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत है, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट को दूध नहीं पचता है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो दूध ना पचने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है। तो बाकी मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस पे एक डिटेल वीडियो भी आगे लेके आऊंगा कि होता क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा खा लिया है, ठीक है, ओवर ईटिंग कर ली है, तो उसको भी डायरिया हो सकता है। अल्कोहल कंजप्शन कर लिया है, उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो बहुत सारे कोज होते हैं डायरिया के। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पेशेंट है जिसको डायरिया हुआ है और उसको अगर वायरल कोज है तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। ठीक है। वायरल कोज में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। अगर वायरल कोज की वजह से डायरिया हुआ है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है। फिर भी अगर डायरिया है, वायरल कोज की वजह से है, तो डायरिया के अंदर क्या होता है, बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है उस पेशेंट के अंदर जिसको डायरिया है वायरल कोज की वजह से। ठीक है। तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक तो नहीं दी जाएंगी, लेकिन उसको ओआरएस जरूर दिया जाएगा ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ठीक है। तो उस पेशेंट को कोई भी हो, वो चाहे वो बैक्टीरियल कोज हो चाहे प्रोटोजोअल कोज हो, जिस भी व्यक्ति को डायरिया है तो उसको सबसे पहला तो यही ट्रीटमेंट है कि उसको ओआरएस देते रहो लगातार, ताकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है। अब बैक्टीरियल कोज और प्रोटोजोअल कोज, अगर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। बाकी मैं अभी आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तो उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या एंटीबायोटिक यूज करनी है, क्या इसका डोज यूज करना है। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, डायरिया को कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ड्रग आती है लोपेरामाइड। ठीक है। ये एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है। एंटी मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब कम करना, ठीक है, अगेंस्ट, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट को कम करेगी। अब किसकी मूवमेंट को कम करेगी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करेगी। ओके। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ये मैंने कुछ इंटेस्टाइन का ऐसे पार्ट बनाया। ठीक है। ये यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड पड़ा हुआ है। ओके। अब ये जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है। ताकि जो फूड है, जो डाइजेस्टिव फूड है, वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है। ये पूरी मूवमेंट होती है, हमारे पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है ताकि जो फूड है वो आगे आगे और आगे बढ़ता रहे। ओके। अब ये जो इंटेस्टाइन है इसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जिस भी पेशेंट को डायरिया है उस पेशेंट को अगर लोपेरामाइड दी, तो लोपेरामाइड क्या है, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग है, यानी कि ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम कर देती है। अब लोपेरामाइड क्या करेगी, लोपेरामाइड क्या है, इस इंटेस्टाइन पे काम करेगी और इसकी मूवमेंट को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये जो फूड है, जो ये डाइजेस्टेड फूड है, जो ये आगे जा रहा था, ये क्यों जा रहा था, ये मूवमेंट की वजह से जा रहा था। अब लोपेरामाइड ने इसकी मूवमेंट को कम कर दिया, अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। अब इंटेस्टाइन को टाइम मिल गया है कि जो ये फूड है, जो ये डाइजेस्टेड फूड है, जो ये आगे जा रहा है, इसमें से जो भी वाटर है, मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल गया। ठीक है। अब देखिए लोपेरामाइड ने क्या किया, इस इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन को टाइम मिल गया एब्जॉर्प्शन का। तो ये क्या करेगी, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड के अंदर डाल देगी। ठीक है। अब डायरिया के अंदर क्या होता है, लूज मोशन के अंदर क्या होता है, वाटरी फ्लूइड आता है ना, जो फीसीज होते हैं वो वाटरी फीसीज होते हैं। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड के अंदर भेज देगी, इसको टाइम मिल गया, तो फिर क्या है, जो डायरिया है वो होगा नहीं, फिर क्या है, नॉर्मल ही स्टूल पास होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो ये लोपेरामाइड है ये काम करती है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो लोपेरामाइड क्या है, एंटी मोटिलिटी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम कर देती है ताकि इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन का टाइम मिल सके। अगर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी इलेक्ट्रोलाइट्स को और वाटर को, तो जो डाइजेस्टेड फूड है आगे जो स्टूल में कन्वर्ट होगा वो वाटरी नहीं आएगा, वो फिर नॉर्मल आएगा। तो इस तरीके से जो लोपेरामाइड है वो डायरिया को ठीक करती है, ठीक है। अब इसकी डोज की बात करते हैं, कितना डोज है वो देना चाहिए। डोज देखिए, 6 साल से नीचे कोई भी बच्चा है उसके अंदर तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि 6 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है उसको लोपेरामाइड नहीं दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, 6 से अगर 12 साल के बीच में कोई बच्चा है, ठीक है, जिसकी उम्र 6 साल से 12 साल के बीच में है, तो उसकी डोज है 2 mg, ठीक। मान लिया किसी बच्चे की उम्र 8 वर्ष है और उसको लूज मोशन हो गए हैं, डायरिया हो गया है, तो उसको क्या करना है, डॉक्टर उसको 2 mg देगा लोपेरामाइड, ओके, 2 mg लोपेरामाइड देगा। उसके फिर जो लूज मोशन है वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएंगे, मान लिया 3 या 4 घंटे के लिए ठीक हो गए, लेकिन 3 और 4 घंटे के बाद फिर से लूज मोशन हुआ तो उसके बाद उसको 1 mg लोपेरामाइड देनी है। अब उसको 2 mg नहीं देनी है, अब 1 mg देनी है। तो इस तरीके से जो डोज है ये रहेगी। सबसे पहले तो उसको 2 mg देना है, फिर जब भी उसको लूज मोशन हो तो उसको 1 mg देना है और दिन में केवल 3 बार ही देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 3 बार दे सकते हो पूरे दिन में, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में 2 mg दोगे, अगर फिर उसके बाद 2 mg देने के बाद कुछ टाइम बाद उसको फिर से लूज मोशन हुआ तो उसको 1 mg दोगे, ठीक है, 1 mg दोगे, उसके बाद कुछ टाइम तक उसको राहत मिली, फिर उसको अगर लूज मोशन हुआ तो फिर से उसको 1 mg दोगे। तो इस तरीके से केवल 3 बार ही एक दिन में जो लोपेरामाइड है वो देनी है 6 साल से 12 साल के बच्चे के अंदर, ठीक है। अगर 12 साल से ऊपर की जिसकी भी उम्र है तो उसके अंदर एडल्ट डोज होगी, ठीक है, तो उसको 4 mg दिया जाएगा, ठीक है, 4 mg दिया जाएगा। उसके बाद जब भी उसको लूज मोशन होगा तो उसको 2 mg दिया जाएगा और उसके बाद फिर से उसको अगर हुआ लूज मोशन तो फिर से 2 mg दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो ये डोज है ये चलती है, स्टार्टिंग में 4 mg, उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो 2-2 mg करके दिया जा सकता है, ठीक है। और इसकी भी वही कंडीशन है, दिन में केवल मैक्सिमम 3 बार दिया जाएगा, ओके। तो ये हो गया लोपेरामाइड के बारे में। तो ये जो लोपेरामाइड है वो इस तरीके से डायरिया को ठीक करती है और ये इसकी डोज रहती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रही लोपेरामाइड जो कि 2 mg में आती है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। नेक्स्ट जो दवा है वो है रेसिकाड्रोटिल। ये दवा भी क्या है, लूज मोशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग होती है। एंटी सिक्रेटरी ड्रग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं फिर से इंटेस्टाइन बनाता हूँ। ये मैंने इंटेस्टाइन बनाई, इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, डायरिया होने का एक और क्या रीजन हो सकता है, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई भी और कोई भी जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि जो ये इंटेस्टाइन है ना, ये एब्जॉर्ब करने की बजाय इस फूड में से जो इलेक्ट्रोलाइट या वाटर है वो एब्जॉर्ब करने की बजाय यहाँ से फ्लूइड का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब इंटेस्टाइन के अंदर अगर फ्लूइड का सिक्रेशन होएगा तो जो ये डाइजेस्टिव फूड है इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड हो चुका है, मतलब ये बहुत ज्यादा वाटरी हो चुका है, तो फिर क्या है, लूज मोशन होएंगे ही होएंगे, ठीक है। तो रेसिकाड्रोटिल क्या करती है, रेसिकाड्रोटिल एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, एंटी सिक्रेटरी काम करती है, यानी कि जो ये फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर इसको ये बंद कर देती है। अब ये सिक्रेशन अगर बंद हो गया तो फिर क्या है, जो डायरिया है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेसिकाड्रोटिल है वो काम करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिकाड्रोटिल डिक्रीज करती है इंटेस्टाइनल हाइपर सिक्रेशन को, ठीक है। तो रेसिकाड्रोटिल होती है एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो कि इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा होता है उसको बंद कर देती है। तो इस तरीके से ये डायरिया को ठीक करती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की, क्या डोज इसकी रहती है। तो डोज अगर मैं एडल्ट डोज की बात करूं यानी कि 12 साल से ऊपर की बात करूं तो
ये होती है 100 mg TDS, यानी कि दिन में 3 बार ली जा सकती है 100 mg करके, यानी कि सुबह 100 mg, दोपहर को 100 mg और शाम को 100 mg। तो दिन में 3 बार ले सकते हो 100 mg करके TDS, ठीक है। और मैक्सिमम 7 दिन तक ली जा सकती है अगर डायरिया ठीक नहीं होता है, ठीक है। 7 दिन से ऊपर नहीं लेनी है। मान लिया कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, उसने पहले दिन क्या है 100 mg सुबह ली, दोपहर ली, शाम को ली, नहीं ठीक हुआ उसका डायरिया। अगेन उसने क्या किया, नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसको फिर से डायरिया है, तो उसने सुबह भी ली, दोपहर को ली, लेकिन दोपहर जैसे ही उसने 100 mg ली और उसका डायरिया क्या है, ठीक हो गया, ठीक है। तो दूसरे दिन डायरिया ठीक हो गया, तो उसके बाद क्या है, उसको ये जो दवा है ये नहीं लेनी है। कहने का मतलब ये है 7 दिन तक आप ले सकते हो मैक्सिमम, और जैसे ही डायरिया ठीक हो जाता है वैसे इस दवा का जो ये दवा है ये आपको नहीं लेनी है, बंद कर देनी है, ठीक है। तो आपको जब तक ही लेनी है जब तक डायरिया ठीक नहीं हो जाता है, और मैक्सिमम 7 दिन तक ले सकते हो, ये भी क्राइटेरिया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो थी हमारी एडल्ट डोज। अब हम बात करते हैं चाइल्ड डोज की, कि बच्चों के अंदर कैसे दी जाती है। तो बच्चों के अंदर इसका डोज का कैलकुलेशन होता है 1.5 mg पर kg पर डोज। इसका मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे का वजन 20 kg है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे 20 इंटू में 1.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 mg, यानी कि 30 mg देंगे और दिन में 3 बार देंगे। 30 mg सुबह, 3 mg दोपहर, 30 mg दोपहर और 30 mg शाम को। तो इस तरीके से दिन में 3 बार देंगे, और इससे कैलकुलेट करें 5 mg पर kg पर डोज, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्ड का डोज होता है। तो यहाँ पे आपको एडल्ट डोज है, जो एडल्ट के लिए आपको ये कैप्सूल भी दिख रहा होगा, रेसिकाड्रोटिल का, जीडोट कंपनी का, ठीक है, 100 mg का आता है, ठीक है। और बच्चों के अंदर क्या है, सैचे यूज किया जाता है, ये आता है ऐसे। तो रेसिकाड्रोटिल का ये सैचे है, तो ये आप देख सकते हो 1 ग्राम का है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। अगर आप बच्चे को 1 ग्राम दे रहे हो यानी कि आप उसको 1000 मिलीग्राम दे रहे हो, लेकिन हमको डोज जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बच्चे का वजन देखना है कितना है। मान लिया बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का वजन है 10 kg, तो उसको 15 mg देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि सारा देंगे, 15 mg देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ओके। तो ये हमारा रेसिकाड्रोटिल के बारे में हो गया। मैंने बताया कि लोपेरामाइड किस तरीके से डायरिया को ठीक करती है, और रेसिकाड्रोटिल है वो किस तरीके से ठीक करती है। तो दोनों ही ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए क्या है। देखिए, मान लिया किसी भी व्यक्ति को डायरिया है, ठीक है, केवल डायरिया है, केवल लूज मोशन है, ना तो डायरिया के साथ ब्लड, ना फिर उसको फीवर है, ठीक है। तो आप लोपेरामाइड और रेसिकाड्रोटिल का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को लूज मोशन है यानी कि डायरिया है, डायरिया के साथ उसको ब्लड आ रहा है, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डायरिया है और उसको साथ में फीवर भी है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से क्या है, डायरिया हुआ है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है, डायरिया के साथ ब्लड है या फिर डायरिया है और साथ में फीवर भी है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ना तो उसको रेसिकाड्रोटिल देनी और ना ही लोपेरामाइड देनी है। उस कंडीशन में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताता हूँ, कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पे दी जाती है अगर किसी को डायरिया विद ब्लड या फिर डायरिया है और उसको साथ में फीवर है। तो देखिए यहाँ पे ORS तो यूज करना ही करना है, चाहे डायरिया किसी भी रीजन की वजह से हो, ORS तो हर पेशेंट के अंदर यूज करना है, ठीक है। जिससे होगा क्या, ORS डिहाइड्रेशन से बचाएगा, ठीक है। ORS का काम डिहाइड्रेशन से बचाना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट या वाटर का लॉस हुआ है उसको मेंटेन करेगा ये, ठीक है। तो ORS तो कंटिन्यू पिलाना ही पिलाना है, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो, ठीक है, किसी भी रीजन से उसको डायरिया हुआ हो, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का, देखिए या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दोनों का इन्फेक्शन है उसको मिक्स्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, और उसके लिए दवा यूज की जाती है ओफ्लोक्स ओजेड या फिर नोरफ्लोक्स
TZ, दोनों में से कोई भी एक दी जाती है, या तो ये दी जाती है या फिर ये दी जाती है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे पिक्चर भी लेके आया हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी ओफ्लोक्सोजेड जिसके अंदर दो साल्ट है, पहला है ओरिंडाजोल, दूसरा है ओफ्लोक्सासिन। यहाँ पे ओफ्लोक्स का मतलब ओफ्लोक्सासिन और ओजेड का मतलब ओरिंडाजोल है। तो ये जो दोनों ही कॉम्बिनेशन की दवा है ओफ्लोक्सोजेड, ये दे सकते हो, या फिर अगर ये नहीं अवेलेबल है तो या फिर ये दे सकते हो नॉर्फ्लोक्स TZ जिसके अंदर है नॉर्फ्लोक्सासिन और टिंडाजोल, और साथ में ये लैक्टिक एसिड बेसिलस है, ये भी डायरिया के अंदर दिया जाता है। ज्यादातर बच्चों के अंदर ये यूज होता है, बट ये ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बेनिफिशियल ही होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बेसिलस। ओके, तो नॉर्फ्लोक्स और TZ है, या तो ये दवा ले सकते हो या फिर ये दवा ले सकते हो, दोनों नहीं लेनी है साथ में, या तो ये लो या ये लो, एक लेनी है। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोअल की वजह से जो डायरिया है उसको ठीक करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने डायरिया का कोज समझा और डायरिया का ट्रीटमेंट समझा और पूरा मैकेनिज्म समझा कि किन किन रीजन से डायरिया हो सकता है। ठीक है, पूरा हमने समझा कि लोपेरामाइड काम किस तरीके से करती है, कब एंटीबायोटिक यूज करनी है, कब नहीं करनी है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।